हेलो 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 जी, हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। तो जो आज का हमारा वन शॉट होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, क्योंकि आई गेस बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम यार अकाउंट्स एंड ऑडिट का वन शॉट लेकर आओ ना, हमें दिक्कत होती है अकाउंट्स एंड ऑडिट समझने में। सो आज का जो वन शॉट है, इट्स गोइंग टू बी द लाइक मोस्ट फाइनेस्ट वन शॉट्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, जिसमें हम थोड़ा सा जल्दी चल करके अपने इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारे सिलेबस में ये चैप्टर एक ही है, बट इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ रजे। एक पार्ट आपका अकाउंट्स का है और एक पार्ट आपका ऑडिट का है, ठीक है जी। अकाउंट्स में 128 से लेकर 138 सेक्शंस लगते हैं। कंपनीज, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज रूल्स लगते हैं, ठीक है। और फॉर्म की सीरीज लगती है रजे एओसी सीरीज। फॉर्म की सीरीज कौन सी लगती है? एओसी सीरीज, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिट, 139 से लेकर 148 तक सेक्शंस हमारे ऑडिट पे लगते हैं। जो फॉर्म की सीरीज लगती है वो एडीटी सीरीज लगती है, और जो रूल्स लगते हैं वो लगते हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स। कौन से लगते हैं मेरे बच्चे? ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स व्हेन इट कम्स टू ऑडिट। तो हमें इस चैप्टर को इन दो पार्ट्स में पढ़ना है, और आज के इस वन शॉट्स में मैं ये दोनों पार्ट्स ही आपको साथ में करा दूंगी। अच्छा, अकाउंट्स में जब हम बात करते हैं तो इनके बीच में एक और सेक्शन आ जाता है 135, जो कि अब ऑलमोस्ट डिलीटेड ही है और उसका एक अलग चैप्टर ही है। सो विल नॉट बी कवरिंग दैट 135 हियर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर सेक्शन उसमें कवर हो जाएगा। आइए बच्चे, व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंट्स, सेक्शन नंबर 128 से हमने बोला स्टार्ट किया, और कहां तक जाएगा? 138 तक। सेक्शन 128 बात करता है अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय ए कंपनी। किसकी बात करता है रजे? अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय ए कंपनी। हर कंपनी मेरे बच्चे अकाउंट्स मेंटेन करेगी, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, हर कंपनी, लाइक एवरी कंपनी विल मेंटेन द अकाउंट्स, लाइक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, दो चीजें होती है, एक होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन है रजे 2 क्लॉज 13, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेक्शन है 2 क्लॉज 40। एक बार दोबारा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 2 क्लॉज 13 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40। Financial statements can be inspected by shareholders, right? Financial statements can be available on the website of the company. Financial statement नोटिस के साथ जब जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है तब कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाती है। बट मेरे बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स शेयर होल्डर्स को इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर छोटी छोटी चीज लिखी होती है, एंड उसी को लेकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। अगर हम शेयर होल्डर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने के लिए दे देंगे तो वो 1000 तरीके के सवाल पूछेगा। इसीलिए कंपनी पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, और वहीं से क्या बनाती है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो शेयर होल्डर चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकता है। और एनी विच वेज हर साल शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जाती ही जाती है। आ जाइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेक्शन 2 क्लॉज 13, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 क्लॉज 14। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है मासी। अरे मैडम, मासी से तो मम्मी जो है दिन में 4 घंटे बात करती है। ये वो वाली मासी नहीं है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली मासी है। एम से मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ए से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, S से सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड I से आइटम्स ऑफ द कॉस्ट। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे बच्चे ये 4 चीजें आती हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी चीजें आती हैं? 4 चीजें आती हैं। सबसे पहला M से मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ए से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, एस से सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड आई से क्या आता है रजे? आइटम्स ऑफ कॉस्ट। क्या आता है मेरे बच्चे? आइटम्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? कंपनी की बैलेंस शीट आती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है, और एक्सप्लेनेटरी नोट आते हैं। तो ये 5 चीजें किसमें आती हैं रजे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एक बार दोबारा, बैलेंस शीट, सॉरी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 13, सेक्शन याद करके चलेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 2 क्लॉज 13, एम से मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, ए से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एस से सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आई से आइटम्स ऑफ द कॉस्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40, इसमें क्या आता है? बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। आइए देखिए, शेयर होल्डर कैन नॉट एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओनली डायरेक्टर्स कैन एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आप सेक्शन 128 पे आते हैं जो कि ये बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा टू बी केप्ट बाय द कंपनी। एक्सेट्रा मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उसके साथ जो वाउचर्स होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ बिल्स होंगे, वो सारे कंपनी को मेंटेन करके रखने हैं। याद रखना, कंपनी मेंटेन करेगी मेरे बच्चे ऑन बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आपने किया होगा ना जर्नल एंट्री 11th 12th में, डबल एंट्री एंड एक्रूअल बेसिस। मैम एक्रूअल बेसिस क्या होता है रजे? एक्रूअल बेसिस का मतलब है जब कोई चीज इनकर हुई उसी टाइम उसे नोट कर दिया। कोई खर्चा अभी अराइज हुआ है, हुआ नहीं है, नोट कर दिया। कोई इनकम अराइज हुई है, अभी आई नहीं है, नोट कर दिया। एक्रूअल मतलब जब हुआ तब नहीं, जब अराइज हुआ तब। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे रजे, वो डबल एंट्री पे बनेंगे एंड वो एक्रूअल बेसिस पे बनेंगे। क्या इतनी बात याद है? देखो ये बात लिखी भी हुई है मेरे बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, डबल एंट्री सिस्टम पे बनेंगे। और मेरे बच्चे, क्या कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख सकती है? द आंसर इज यस। रूल 3 अगर आपको याद हो तो, क्या जब कंपनी अपनी अकाउंट्स उसमें रखती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स भाई जो है वो लेजिबल फॉर्म में होने चाहिए, स्टोरेज का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, डाटा रिट्राइवल का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रिंट आउट का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, राइट। एंड जिस फॉर्मेट में बनी हुई है बुक्स, क्या उसी फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिक में बनेगा? यस। अगर इंस्पेक्शन करनी है, किसी को डायरेक्टर को देखना है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही देखेगा। द आंसर इज यस। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि भाई देख, हर कंपनी को ये अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करनी है? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहाँ मेंटेन करने हैं मेरे बच्चे? उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलिवेंट बुक्स। अच्छा, क्या मेरे बच्चे इन इंडिया कहीं और भी रखी जा सकती है? अच्छा, पहली प्रायोरिटी क्या है? आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां रखोगे मेरे बच्चे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहां रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या कहीं और भी रख सकते हो? द आंसर इज यस। बोर्ड चाहे तो कहीं और भी रख सकता है इन इंडिया, प्रोवाइडेड बोर्ड ने बोर्ड मीटिंग कराई हो, उस बोर्ड मीटिंग में बीआर पास हुआ हो और उस बीआर की 7 दिन के अंदर कॉपी किसको चली जाए? आरओसी को, इन द फॉर्म एओसी 5। एओसी 5। एक बार दोबारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी कहाँ है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहाँ रखनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। अच्छा, क्या इन इंडिया कहीं और भी रख सकते हैं? द आंसर इज इंडिया में कहीं और भी रख सकते हैं, बट उसके लिए पहले बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बीआर पास कराना पड़ेगा, और जब बीआर पास होगा उसके 7 दिन के अंदर ये बात आरओसी को बतानी पड़ेगी, इन द फॉर्म एओसी 5। इन द फॉर्म एओसी 5। अच्छा, अब कंपनी का अगर ब्रांच ऑफिस है तो क्या उसके भी अकाउंट्स बनेंगे? यस। ब्रांच ऑफिस चाहे इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, उसके भी अकाउंट्स बनेंगे। अच्छा, ब्रांच ऑफिस कहीं भी है, उसके अकाउंट्स बन रहे हैं, ठीक है। क्या कंपनी टाइम टू टाइम पीरियोडिकली वो अकाउंट्स मंगवा भी सकती है देखने के लिए? द आंसर इज यस। उसके बाद एक सेक्शन आता है रजे, बुक्स 129 को बाद में करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद द रेलिवेंट वाउचर्स। वो क्या कह रहा है? रेलिवेंट वाउचर्स भी मेंटेन करने हैं फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 8 years। मेरे बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप कम से कम कितने टाइम के लिए मेंटेन करोगे? 8 साल। कम से कम कितने टाइम के लिए? 8 साल। बुक्स ऑफ अकाउंट्स शेल बी केप्ट ओपन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनी डायरेक्टर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। समझो, मेरी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो मेरी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक डायरेक्टर है उसे सब्सिडरी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करनी है तो पहले उसको बोर्ड से क्या लेनी पड़ेगी? ऑथराइजेशन। क्या लेनी पड़ेगी? ऑथराइजेशन। एक बार दोबारा, मैं डायरेक्टर हूं, मुझे अपनी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं, क्या बिजनेस आवर्स में कर सकती हूं? यस। मैं डायरेक्टर हूं, मुझे मेरी सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने हैं, उससे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा? बोर्ड से ऑथराइजेशन। मतलब अगर बोर्ड मुझे ऑथराइज करेगी, ओनली देन आई कैन चेक द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी। देखो क्या लिखा है, इंस्पेक्शन ऑफ सब्सिडरी can be done only if board authorize any person to do so।
ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फॉलोइंग पर्संस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो 4 लोग हैं, चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो, ये 4 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एमडी, डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, CFO एंड एनी अदर पर्सन। एक बार दोबारा, ये सवाल बहुत बार आ चुका है, आ सकता है। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? MD, WTD in charge of finance, CFO and any other person as authorized by company। फिर सेक्शन 129 आ जाता है रजे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब लॉ मेकर कह रहा है कि भाई कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, इट शुड बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कंपनी जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, इट शुड बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। अच्छा, सेक्शन 129 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज जो डिफेंस प्रोडक्शन में इंगेज्ड है। IBEG, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी और ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन में इंगेज्ड है, उस पर 129 नहीं लगेगा। अच्छा, कि इसका मतलब यह है कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी? नहीं, उनका एक अपना अलग रिस्पेक्टिव एक्ट है जो उन कंपनीज पर लगेगा। एक बार दोबारा, कौन सी कंपनीज पर 129 नहीं लगेगा मेरे बच्चे? इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी जो किसमें इंगेज्ड है? डिफेंस प्रोडक्शन में। अगर कोई भी इनके अलावा कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना पाती एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसे उसका रीजन बताना पड़ेगा कि हमने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया और क्यों नहीं किया। अब उसके बाद बात कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब समझो, इतना हम सबको क्लियर है मेरे बच्चे कि व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले बोर्ड अप्रूव करता है और उसके बाद उन्हें अडॉप्ट किया जाता है जर्नल मीटिंग में बाय पासिंग ओवर। क्या इतनी बात मेरे हर बच्चे को क्लियर है? याद करो, ये हमने जब 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कराया था और ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस की बात की थी, तो उसमें ये सबसे पहला ऑर्डिनरी बिजनेस था अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या था रजय? अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो लॉ मेकर ये बात बोल रहा है कि भाई देख, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं, ठीक है, पहले वो अप्रूव होंगी। पहले वो क्या होंगी? अप्रूव। अच्छा, अप्रूव कौन करता है रजय? डायरेक्टर्स। अप्रूव कहां होती है? बोर्ड मीटिंग में। कहां अप्रूव होती है मेरे बच्चे? बोर्ड मीटिंग में। एंड उसके बाद जर्नल मीटिंग कराई जाती है। जर्नल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करवाया जाता है बाय पासिंग ओआर। क्या पास करके? ओआर पास करके। एंड जब जर्नल मीटिंग में अडॉप्ट हो जाती है, जिस दिन जर्नल मीटिंग कंपनी की हुई होती है रजे, उसके 30 दिन के अंदर अंदर, उसे कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर हम AOC 4 भेज देते हैं। किसको? ROC को। किसको भेज देते हैं? AOC 4 ROC को। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ AOC 4। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ AOC 4। जब जर्नल मीटिंग होती है, जब क्या होता है रजय? जर्नल मीटिंग होती है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर, दोबारा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप ROC को बताते हो कि ये जर्नल मीटिंग हुई, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हो गई, अब ये आप AOC पकड़ो। बेसिकली ये जाता है अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट मैम ये भी तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट ना हुई हो। बिल्कुल हो सकता है। तो क्या AOC 4 जाएगा? यस, तब भी AOC 4 जाएगा। अच्छा, अगर अडॉप्ट हो गई 30 दिन के अंदर AOC 4 जाएगा। अनअडॉप्टेड है तब भी 30 दिन के अंदर AOC 4 जाएगा। और उसके बाद जब अडॉप्ट हो जाएंगी तो भी उसके 30 दिन के अंदर AOC 4 जाएगा। मतलब AOC 4 हर केस में जाएगा ही जाएगा। तो देखो, हमने यहां तक बात करी 1 अप्रैल 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। उसके बाद उसने बोर्ड मीटिंग कराई, बोर्ड मीटिंग में BR पास करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो गई मेरे बच्चे। उसके बाद सब मेंबर्स को जनरल मीटिंग का नोटिस दिया गया, नोटिस मिला मेंबर्स को, मीटिंग हुई, OR पास करके अडॉप्ट किया। अडॉप्ट के 30 दिन के अंदर अंदर क्या हो गया मेरे बच्चे? फाइल AOC 4। क्या फाइल हो गया रजे? AOC 4। क्या यहां तक आप सब मेरे साथ है? एग्जैक्टली। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट आता है
कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। किसका आता है रजे? कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लॉ मेकर बोलता है कि भाई मेरी बात सुनो, हर कंपनी को जिसकी होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, मतलब हर कंपनी जिसकी ग्रुप कंपनीज है, उन्हें कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मेरी कंपनी है गोलमो और मेरी एक सब्सिडरी है रिलायंस। मतलब क्या है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी ही बनानी है, साथ में मुझे अपनी और रिलायंस दोनों की मिलकर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, जिसको हम सीएफएस बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? सीएफएस। एक बार दोबारा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है कि कंपनी अपनी तो बनाएगी, ऐसा नहीं है कि कंपनी अपनी नहीं बनाएगी, कंपनी अपनी तो बनाएगी ही बनाएगी, बट क्या वो अपनी सब्सिडरी, अपनी होल्डिंग के साथ मिलकर सीएफएस भी बनाएगी? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस। सीजी चाहे तो किसी कंपनी को 129 से एग्जम्प्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है रजे सेक्शन नंबर 130। सेक्शन नंबर 130 बात करता है रीओपनिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द कोर्ट्स और द ट्राइब्यूनल्स ऑर्डर। अब लॉ मेकर ये बोलता है कि भाई अगर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गए तो उसे तुम दोबारा मत खोलना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज होगा, मेंबर्स को हम ऑलरेडी दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो इट इज नॉट feasible and possible to reopen books of accounts or financial statements once it is finalized। बट सेक्शन 130 में ये बात बोलता है कि भाई देख, अगर मान ले सेबी है, ठीक है, सेबी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई और पर्सन कंसर्न्ड है, कोई और स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर इन्होंने एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाया और अगर एनसीएलटी को लगा कि जो तेरे अकाउंट्स हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बने हैं या जो तेरे उस टाइम पे अफेयर्स थे वो मिसमैनेज हो रहे हैं, तो एनसीएलटी मेरे बच्चे या कोर्ट तेरे को रीओपनिंग का ऑर्डर दे सकता है। कोर्ट तेरे को किसका ऑर्डर दे सकता है? रीओपनिंग का। सुनना ध्यान से, सेक्शन 130 क्या बोल रहा है कि अगर इनमें से किसी भी अथॉरिटी ने, दोबारा, अगर इनमें से किसी भी अथॉरिटी ने कोर्ट के पास या ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन लगाई और ट्राइब्यूनल को ऐसा लगा कि या तो तेरे अफेयर्स उस टाइम पे मिसमैनेज थे या तो तेरे अफेयर्स उस टाइम पे फ्रॉडुलेंट थे, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनी है, तो ट्राइब्यूनल जो है वो रीओपनिंग का जो ऑफर है वो भेज सकता है। अच्छा, कौन एप्लीकेशन लगा सकता है? इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी पर्सन कंसर्न्ड। किसको लगाएंगे? कोर्ट या ट्राइब्यूनल को। देखो, the company cannot reopen its books of accounts and not recast its financial statements। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं भाई, ऑर्डर पास हो सकता है कब? जब एनसीएलटी को लगे कि जो अर्लियर अकाउंट्स थे वो या तो फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर किए गए थे या फिर अफेयर्स ऑफ द कंपनीज वर मिसमैनेज्ड। और वो कह रहा है जो एक बार अकाउंट्स रिवाइज हो गए वो क्या होंगे? फाइनल। अच्छा, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम के लिए प्रिपेयर करनी थी? 8 साल। क्या मुझे एनसीएलटी बोल सकता है कि 10 साल पीछे जाके चेंज कर? द आंसर इज नो। देखिए क्या लिखा हुआ है, नो ऑर्डर शेल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, no order shall be made in respect of reopening of books of accounts relating to a period earlier than 8 years। मतलब 8 साल से पहले के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करने के लिए एनसीएलटी ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। सेक्शन नंबर 131, सेक्शन नंबर 131 है रजे, रीओपनिंग ऑन विल, राइट। रीओपनिंग मतलब वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड्स रिपोर्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 130 में मैं वॉलेंट्रीली रिवाइज कर रही थी या लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी और मुझे ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया था? लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी और मुझे ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया था, बट यहां पर मैं क्या कर रही हूं? यहां पर मैं वॉलेंट्रीली रिवाइज कर रही हूं। यहां पर मैं क्या कर रही हूं? वॉलेंट्रीली रिवाइज कर रही हूं। तो यहां पे अगर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या जो बोर्ड रिपोर्ट है वो एज पर सेक्शन 129 या बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन है एज पर सेक्शन 134 नहीं बनी है, तो मेरे बच्चे बोर्ड ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेगा, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगी और ट्राइब्यूनल इसमें सिर्फ पिछली 3 साल तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ऑर्डर दे सकती है। और मेरे बच्चे जो भी ऑर्डर आएगा ट्राइब्यूनल का वो आप किसको फॉरवर्ड कर दोगे? आरओसी को। मैं मतलब आप इसमें ये कह रहे हो कि डायरेक्टर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बोर्ड रिपोर्ट एज पर रेलेवेंट सेक्शन नहीं है तो वो ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगी। यस, अगर ट्राइब्यूनल के पास वो लोग गए तो ट्राइब्यूनल 8 साल तक की ऑर्डर दे सकती है, मतलब कि पिछले 8 साल की बुक्स तक को रिकास्ट करो। यस, बट 131 में मैक्सिमम कितने टाइप का ऑर्डर आ सकता है रजे? 3 साल तक का। कितने साल तक का? 3 साल तक। मतलब अगर आप 2025 में जा रहे हो तो 24, 23 और 22 तक की बुक्स आप वॉलंटरी रिवाइज कर सकते हो, उससे पहले की बुक्स तक को आप वॉलंटरी रिवाइज कर नहीं सकते। आ जाइए, उसके बाद जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर होगा वो मेरे बच्चे फाइनल होगा। जो सच रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेल नॉट बी प्रिपेयर्ड मोर देन वंस इन अ ईयर। एक साल में 1000 से ज्यादा आप नहीं जा सकते। और ये कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज किया है, ये बात आपको कहां बतानी पड़ेगी? अपनी बोर्ड्स रिपोर्ट में। कहां बतानी पड़ेगी रजी? अपनी बोर्ड रिपोर्ट पे। अभी एनएफआरए करेंगे, वेरी इजी, राइट। सेक्शन 133 क्या है? सीजी टू प्रिस्क्राइब सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमें नहीं पढ़ना, सीजी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। सेक्शन 134 ये बात करती है बोर्ड्स रिपोर्ट की। ये किसकी बात करती है? बोर्ड्स रिपोर्ट की। सबसे पहले तो एक सवाल आता है बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या आएगा। देखो, जो तुम्हें याद हो वो तुम बोर्ड्स रिपोर्ट की कंटेंट में लिखाना। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है। जो जो चीजें याद है मेरे बच्चे, आप वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोर्ड्स रिपोर्ट में लिखाएंगे। जैसे कि सुनना, कंपनी की वेबसाइट, number of meeting of the board of directors, details of the fraud, डिक्लेरेशन अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने दी है, सेक्शन 186 एंड 188 की डिटेल्स, कंपनी की CSR स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन कैसा है, कंपनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए क्या कर रही है, कंपनी की ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन कैसी है, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे हैं, कुछ मटेरियल चेंजेस हुए हैं तो क्या हुए हैं, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है कंपनी की, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो कि डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेगा, राइट, गिवन बाय डायरेक्टर्स। आइए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। जब भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है एंड उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, राइट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ रजे एक बोर्ड रिपोर्ट भी बनती है। याद करो, जब आपने एनुअल रिपोर्ट का चैप्टर किया था, क्या ये सारे इकट्ठे होकर ही एनुअल रिपोर्ट बनाए जाते हैं? द आंसर इज यस। जब भी रजे आप बोर्ड रिपोर्ट की बात करोगे, जो कंटेंट लिखकर आने हो वो लिखना, बस एक और कंटेंट डाल लेना, दैट इज डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। दैट इज व्हाट मेरे बच्चे, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। हर बोर्ड रिपोर्ट में देयर शुड बी अ DRS जिसमें डायरेक्टर क्या डिक्लेयर करता है। इधर देखो, जिसमें डायरेक्टर डिक्लेयर करता है कि उसने एसेट्स की सेफगार्डिंग के लिए एडिक्वेट स्टेप्स लिए हैं, उसने हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है, उसने हर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है, और जो अकाउंट्स बनाए हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनाए हैं। जो अकाउंट्स बनाए हैं वो किस पे बनाए हैं? गोइंग कंसर्न बेसिस पर। अच्छा, अकाउंट्स वाले चैप्टर में थोड़ा याद करने का ज्यादा है, जैसे ऑडिटिंग वाली चैप्टर में थोड़ा समझने का ज्यादा है, बट अकाउंट्स में इट्स मोर लाइक लर्निंग, है ना। आइए, तो यहां पे लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई जब बोर्ड रिपोर्ट बनेगी तो उसमें जो डायरेक्टर है वो एक DRS देगा, दैट इज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जिसमें वो क्या क्या बताएगा मेरे बच्चे कि मैंने एसेट्स को सेफगार्ड करने के लिए एडिक्वेट स्टेप्स ले लिए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने फॉलो किया है, अकाउंटिंग पॉलिसीज मैंने फॉलो की है, और जो कंपनी है बेसिकली जो अकाउंट्स है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर बने हैं। वो किस पर बने हैं रजे? गोइंग कंसर्न बेसिस पर बने हैं। वो कह रहे हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो कुछ और एडिशनल चीजें जाएंगी बोर्ड रिपोर्ट में, जैसा कि एक फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन जिसमें बोर्ड की इवैल्यूएशन होगी कि बोर्ड को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, कमिटीज बनाई कैसे गई हैं,
ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट जाएगी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट जाएगी, एक रेम्यूनरेशन डिटेल जाएगी टॉप 10 एम्प्लॉइज की। मतलब अगर कंपनी लिस्टेड है तो बोर्ड्स की वैल्यूएशन पे रिपोर्ट जाएगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट जाएगी, एमडीएआर रिपोर्ट जाएगी, रेम्यूनरेशन की डिटेल्स भी जाएंगी। ओनली इफ द कंपनी इज लिस्टेड, ओनली इफ द कंपनी इज लिस्टेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे कि बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा। क्या सवाल आता है रजे, बोर्ड रिपोर्ट को साइन कौन करेगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करेगा। देखो सबसे पहले बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, या तो चेयरपर्सन या तो 2 डायरेक्टर, ठीक है, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, एमडी, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, एमडी। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेयरपर्सन और 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, एमडी, क्या होना चाहिए, एमडी। एंड इसमें साथ में बच्चे सीएस के भी साइन होंगे एंड सीएफओ के भी साइन होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, ये कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 137। क्या बात बोलता है कि भाई देख, जब एजीएम हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या देनी है आरओसी को, एओसी 4। अच्छा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी तो जाएंगी जाएंगी, क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी कॉपी जाएंगी, द आंसर इज यस। और ओपीसी के केस में ये 30 दिन नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कितना हो जाएगा रजे, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एक बार आपको इससे करा रही हूं, उसके बाद हम लोग मॉड्यूल पे भी चलेंगे सो दैट हमारा मॉड्यूल से कुछ भी छूटे ना। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 दिन के अंदर हमने बोला आरओसी को देनी है। अगर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजॉल्व नहीं होती क्या तो भी देनी है, यस। अगर एजीएम हेल्ड नहीं होती तो क्या तो भी देनी है, यस। तो 30 दिन कहां से काउंट होंगे, तो 30 दिन काउंट होंगे मेरे बच्चे लास्ट डे जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी। कौन सा सेक्शन है, 137, जो क्या बोलता है, जो बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको देनी है, आरओसी को। 136 क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको देनी है, मेंबर को। अब यूजुअली क्या होता है, जब जर्नल मीटिंग का नोटिस जाता है, जब क्या होता है मेरे बच्चे, जर्नल मीटिंग का नोटिस जाता है, उसी के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी चली जाती है। बट हम ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं कि आपको 21 डेज पहले देनी है। जैसे एजीएम का ये नोटिस क्लियर 21 डेज पहले जाता है, राइट। बट फाइनेंशियल सिस्टम में क्या आता है, स्टेटमेंट में 21 क्लियर डेज, ओनली 21 क्लियर डेज। मैनर ऑफ सर्कुलेशन, अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सर्कुलेट कर दो फिजिकली जर्नल मीटिंग के 21 दिन पहले, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सर्कुलेट कर दो, साथ में एक आप बनाओ सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, एंड उसको मेल कर दो, एंड उसको क्या कर दो, मेल। ठीक है मेरे बच्चे। अब एक बार हम अपने मॉड्यूल पे चलते हैं और जो जो थोड़ी थोड़ी चीजें जो बहुत मेन है उनको हम मॉड्यूल से करते हैं। जैसे कौन कौन से केस में सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कंपनी अकाउंट्स बना रही है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो क्या क्या चीजें फुलफिल करेगी। एक कंसेप्ट आता है XBRL का। मेरे बच्चे ये सारी चीजें हम एक बार अपने कहां से देख लेंगे, मॉड्यूल से। आ जाइए, स्टडी मटेरियल, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिसेस, सो दैट आपको सारी चीजें यहीं पे रिवाइज हो जाए और तुम्हें खुद अब इतनी मेहनत ना करनी पड़े। खुल जा भाई खुल जा, क्या नेट वीक है क्या। चलो जब तक कि नेट चलता हो तो हम रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 130 रीओपनिंग ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर, 131 वॉलंटरी रीओपनिंग, 132 इट्स अथॉरिटी नेम्ड NFRA, 133 कंपनी टू हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, CG टू हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 134 बोर्ड्स रिपोर्ट, 135 CSR, 136 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको फॉरवर्ड करेंगे, मेंबर को, 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको भेजेंगे, आरओसी को। किसको भेजेंगे, आरओसी को। आई गेस चलो जब तक नेट नहीं चल रहा शायद तब तक हम अपना फटाफट से NFRA निपटा लेते हैं। NFRA दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। NFRA की क्या फुल फॉर्म है रजे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है, ये बनाई क्यों गई, सो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं।
ये देख सके, और वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सही से फॉलो करने के लिए, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनकी क्वालिटी को देख सके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए, तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। क्या फुल फॉर्म है रजे? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये क्या करती है? इट मेक्स रिकमेंडेशन to CG on formulation and laying down of ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब ये सीजी को रिकमेंडेशन देती है ऑन फॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसी। इट ओवरसी द क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल की क्वालिटी ऑफ सर्विस को देखती है, एंड मॉनिटर करती है द कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से कितना कंप्लाई हो रहा है। एक बार दोबारा, एनएफआरए क्या करती है मेरे बच्चे? अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सीजी को प्रिस्क्राइब करती है, प्रोफेशनल्स की कैपेसिटी देखती है, प्रोफेशनल सही से कर रहे हैं क्वालिटी या नहीं वो देखती है, एंड आफ्टरवर्ड्स इट मॉनिटर एंड इन्फोर्स द कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद है एनएफआरए में कौन कौन होता है? एक चेयरपर्सन होते हैं, जो कि कौन अपॉइंट करेगा? सीजी, एंड मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। एक बार दोबारा, एनएफआरए में कौन कौन होगा? एक चेयरपर्सन होगा हु इज अपॉइंटेड बाय सीजी, एंड साथ में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं रजे? 15। उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द चेयरपर्सन एंड मेंबर हु आर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनएफआरए शेल नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी ऑडिट फर्म। वो कह रहा है अगर कोई भी एनएफआरए का चेयरपर्सन है, कोई भी एनएफआरए का होल टाइम मेंबर है, तो वो मेरे बच्चे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, और जब उनकी एम्प्लॉयमेंट सीज भी हो गई उसके भी 2 साल तक वो किसी भी और जगह जाकर क्या नहीं बन सकता? ऑडिट फर्म से एसोसिएटेड नहीं हो सकता। एक बार एनएफआरए रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं रजे? एक बार एनएफआरए रिवाइज। चलो, एनएफआरए क्या करता है? क्लियर है। चेयरपर्सन प्लस मैक्सिमम 15 मेंबर्स, क्लियर है। उसके बाद जो उसका चेयरपर्सन होगा या जो होल टाइम मेंबर होगा वो किसी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर जब एम्प्लॉयमेंट सीज हुई उसके 2 साल तक। आ जाइए, एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आपका रजे मॉड्यूल है। जो जो चीजें हमारी पीपीटी में कवर नहीं हुई हम एक बार मॉड्यूल से देख लेते हैं, ताकि हमारा कुछ भी रह ना जाए। ठीक है, आइए आइए आइए। ये करा दिया प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स। आइए, अब ये जरूरी है सुनना। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर रूल 3 देखिए, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलिवेंट पेपर्स इज परमिटेड। सबसे पहली बात तो वो बोल रही है परमिटेड तो है। अब वो कह रहा है कि अगर बाई चांस सम सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शेल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया एट ऑल टाइम्स। वो कह रहा है जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना रहे हो, इट शुड बी ऑलवेज 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 एक्सेसिबल इन इंडिया। पहला तो ये हो गया। दूसरा, द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द रिकॉर्ड्स शेल बी रिटेन्ड कंप्लीटली इन द फॉर्मेट इन विच दे वर ओरिजिनली जनरेटेड। आप जो भी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो वो उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए जो उस टाइम पे ओरिजिनली जनरेट हुई है। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफिस शेल नॉट बी ऑल्टर्ड। जो ब्रांच ऑफिस से इंफॉर्मेशन आई है, इट शेल नॉट बी अल्टर्ड। इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शेल बी कैपेबल ऑफ डिस्प्लेड इन अ लेजिबल फॉर्म, मतलब लेजिबल फॉर्म में होनी चाहिए। प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टोरेज, रिट्राइवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट होना चाहिए। However, the backup of the books होना चाहिए। The company shall intimate to registrar on annual basis at time of filing financial statements। ये 4 चीजें, name of service provider, internet protocol address, location of service provider। एक बार दोबारा फटाफट से। अगर कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में आ सकता है, अगर मेरे बच्चे एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बनाती है, तो सबसे पहले वो इंडिया में एक्सेसिबल होने चाहिए हर एक टाइम पे, वो लेजिबल फॉर्म में आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑल्टर नहीं होनी चाहिए जो ब्रांच ऑफिस से आई है, जो इंफॉर्मेशन आप उसमें डाल रहे हो वो सेम फॉर्मेट में होनी चाहिए जिसमें वो ओरिजिनली जनरेट हुई है। उसके बाद आप स्टोरेज, फेस डिस्प्ले, प्रिंट आउट, बैकअप, लेजिबल फॉर्म होनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद आप एनुअल बेसिस पे रजिस्ट्रार को नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बताओगे, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर बताओगे एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बताओगे। क्या क्लियर है? बस आई गेस दीज आर रियली इजी, राइट? ये आप बहुत
इजीली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ तक प्रिजर्वेशन हो गया था कि 8 साल के लिए आप क्या करोगे, प्रिजर्व। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हो गया। 129 में हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। देखो एमडी डब्ल्यूटीडी इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, सीएफओ एंड एनी अदर पर्सन, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमने बात की थी। अब ये इंपॉर्टेंट है रजय, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस बाय ए कंपनी इफ इट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब वो कह रहा है कि भाई देख, आप ये बोल रहे हो जो सीएफएस होगी शेल बी मेड इन द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल थ्रू एंड द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होगी, एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे। वो कह रहा है इन कंपनीज को कुछ भी फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। कौन सी कंपनी? सबसे पहले एक ऐसी कंपनी जो किसी की होली ऑन सब्सिडरी है, जो किसी की क्या, या तो होली ऑन सब्सिडरी है या तो होली ऑन नॉर्मल सब्सिडरी है, एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज एंटाइटल्ड टू वोट हैव बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग एंड फॉर विच प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ सच इंटीमेशन इज अवेलेबल विद द कंपनी एंड दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू प्रेजेंट सीएफएस। उसके बाद इट्स अ कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है, और उसके बाद उसकी अल्टीमेट होल्डिंग जो कंपनी है वो फाइल करती है सीएफएस। अब ये थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 129 के केस में जो भी रूल में लिखा है वो किन कंपनीज को फॉलो करना ही नहीं है। तो अगर मैं आपको ये बात बताऊं, वो कह रहा भाई देख, मैं तेरे को एक बार लिस्ट बता देता हूं कौन कौन सी कंपनी को फॉलो नहीं करना। देख, सबसे पहला, तू किसी की होली ऑन सब्सिडरी है या नॉर्मल सब्सिडरी है, ठीक है। होली ऑन सब्सिडरी है और नॉर्मल सब्सिडरी है, और तूने बाकी सारे मेंबर से अप्रूवल ले लिया और उनको कोई दिक्कत नहीं है तेरे सीएफएस प्रेजेंट ना करने से, उनको कोई दिक्कत नहीं है तेरे सीएफएस प्रेजेंट ना करने से। उसके बाद तू अनलिस्टेड है, उसके बाद जो तेरी इमीडिएट होल्डिंग है ना वो सीएफएस बना रही है, जो तेरी क्या है, इमीडिएट होल्डिंग है ना वो सीएफएस बना रही है। अब सुनना एग्जाम्पल, सुनना बहुत ध्यान से, जल्दी सुनना। मैं हूं, मुझे सीएफएस कब नहीं बनाना, जब या तो मैं किसी की होली ऑन सब्सिडरी हूं या नॉर्मल सब्सिडरी हूं। मैं किसी की सब्सिडरी हूं तो मेरा मोर देन 50 तो उसके पास ही होगा, तो बाकी बचे हुए जितने शेयर होल्डर्स हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल 49%, मैंने उनकी अप्रूवल ले ली और उनको कोई दिक्कत नहीं है मेरे सीएफएस ना बनाने से। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी, मैं लिस्टेड नहीं हूं। तीसरी, जो मेरी इमीडिएट होल्डिंग है वो सीएफएस बना रही है, तो मुझे बना के क्या करना है भाई, तो मुझे बना के क्या करना है। तो ये क्या बोल रहा है कि कौन कौन सी कंपनीज को सीएफएस नहीं बनाना। ये 3 तरह की कंपनी नहीं है रजे, ये 3 कंडीशन है। एक कंपनी जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसको सीएफएस बनाना नहीं है। एक कंपनी जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसे सीएफएस बनाना नहीं है। कौन सी कंपनी? पहला तो या तो मैं किसी की होली ऑन सब्सिडरी हूं या मैं किसी की सब्सिडरी हूं और मैंने अपने बाकी मेंबर से अप्रूवल ले ली है, उनको कोई दिक्कत नहीं है मेरे सीएफएस ना बनाने से, मैं अनलिस्टेड भी हूं, और तीसरा, मेरी होल्डिंग कंपनी क्या करती है रजे, सीएफएस बना रही है। मेरी होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, सीएफएस बना रही है। उसके बाद आगे चलेंगे। सेक्शन 130 मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। आइए 130 में भी उतना ही है। 130 में आप वॉलंटरी रिवाइज कर रहे हो। साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन साइन करेगा मेरे बच्चे? चेयरपर्सन, राइट, वेयर ही इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड्स, और 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होगा। साथ में कौन साइन करेगा? सीईओ, सीएफओ एंड सीएस। कौन साइन करेगा? सीईओ, सीएफओ एंड सीएस। बोर्ड्स रिपोर्ट पे कौन साइन करेगा मेरे बच्चे? देखो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड कौन साइन करेगा? या तो चेयरपर्सन या तो 2 डायरेक्टर्स जिसमें से एक एमडी है, एंड साथ में सीईओ, सीएफओ एंड सीएस। क्लियर? एंड ओपीसी के केस में तो डायरेक्टर ही एक है तो एक ही साइन करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। राइट ऑफ मेंबर टू, यस,
राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 136 21 डेज पहले जाएंगे। लेकिन इसमें एक और क्रक्स है, जैसे मेरे बच्चे शॉर्टर नोटिस का कंसेप्ट होता था ना इन केस ऑफ एजीएम ईजीएम, 90% की मेंबर्स की अप्रूवल लेके हम पहले मतलब 21 दिन से बाद में नोटिस भेज सकते थे। लाइकवाइज मेरे बच्चे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी सेंट लेस देन 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। वो कह रहा है जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है वो 21 दिन से कम पे भी जा सकती है इफ अग्रीड बाय। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कौन अग्री करेगा, मेजॉरिटी मेंबर्स एंड जिनके पास कम से कम 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल लो कैरिंग वोटिंग राइट्स, या फिर अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 95% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। एक बार दोबारा मैम आप ये कहना चाहते हो कि यूजुअली एज पर सेक्शन 136 आपको 21 दिन में 21 दिन से पहले मतलब 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजनी है, बट इन सिनेरियोज में 21 दिन से कम का टाइम भी हो सकता है, मतलब 10 दिन 15 दिन एग्जैक्टली कब होगा रजे 21 दिन से कम का टाइम। सबसे पहला, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्लस उनके पास कितना होना चाहिए 95% ऑफ वोटिंग राइट्स, 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट। और अगर कंपनी में नहीं है तो उतने मेंबर्स जिनके पास कितना हो 95% ऑफ टोटल राइट्स, कितना हो रजे 95% ऑफ टोटल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, हमने ये बात कर ली। अब वो कह रहा है लिस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टिंग कंपनी इन केस ऑफ अ कंपनी whose shares are listed on a recognized stock exchange, provision of section 136 shall be deemed to have complied if the copies of the documents are made available for inspection at the registered office during working hours for a period of 21 days and a statement containing the salient features in the form AOC3 or copies of the document as may be deemed fit sent to every member and every trustee holder debenture trustee not less than 21 days before the meeting। आइए सुनना मेरे बच्चे, यहां पे क्या बोल रहे हैं कि लिस्टेड कंपनी है, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, तुम कहां हर एक को सेंड करोगे। तुम एक काम करो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंस्पेक्शन के लिए ओपन रख लो। पहली चीज तो क्या करो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 21 दिन के लिए अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखो। और दूसरा, ईमेल के थ्रू सेलिएंट फीचर्स की कॉपी भेज दो। मतलब पूरी भेजना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, बट अगर मान लो तुम पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भेजना चाह रहे तो उसके सेलिएंट फीचर्स भेज दो। उसके सेलिएंट फीचर्स कौन से फॉर्म में होंगे, AOC3। कौन से फॉर्म में होंगे, AOC3। दोबारा 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 देखो क्या कह रहे हैं कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो आप 21 दिन पहले प्रॉपर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजो। बट इफ यू आर नॉट अ लिस्टेड कंपनी, सॉरी इफ यू आर अ लिस्टेड कंपनी, तो हम कैसे सही कर सकते हैं। आप देखो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपन रख लो इंस्पेक्शन के लिए फॉर 21 डेज, ठीक है। 21 दिन के लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन। और साथ ही साथ आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक सेलिएंट फीचर्स बनाओ इन द फॉर्म AOC3 एंड देन उसे डिस्पैच कर दो। एंड देन क्या करो, उसे डिस्पैच कर दो। मैनर ऑफ सर्कुलेशन में वो क्या बोल रही है, देखो, इन केस ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड सच पब्लिक कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा है एंड टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। दोबारा दोबारा दोबारा, हर लिस्टेड कंपनी और हर पब्लिक कंपनी, दोबारा हर पब्लिक कंपनी जिसकी जो नेटवर्थ है वो मोर देन 1 करोड़ है एंड जो टर्नओवर है वो मोर देन 10 करोड़ है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से भी भेज सकते हो जिनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, और जिनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में नहीं है अगर आप उनकी कंसेंट ले लो तो उनको भी इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हो। दोबारा दोबारा, ये किस पे लगता है, एवरी कंपनी जिसके शेयर्स डीमैट फॉर्म में है, सुनना, जो एवरी कंपनी जो लिस्टेड है, और एवरी पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर, एक बार ये क्राइटेरिया देख ले, पेड अप शेयर कैपिटल सॉरी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा। दोबारा, एवरी पब्लिक कंपनी एंड एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी डीमैट में भेजेगी शेयर्स, और एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, साथ में टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो डीमैट में भेजेगी जिन जिनके शेयर्स डीमैट में है, और जिनके शेयर्स डीमैट में नहीं है मेरे बच्चे, वो उनसे अप्रूवल लेकर के उनको डीमैट में भेज देगी, मतलब ई फॉर्म में भेज देगी। राइट टू इंस्पेक्ट, एवरी कंपनी शेल अंडर ऑब्लिगेशन टू अलाउ मेंबर्स एंड डिबेंचर ट्रस्टी कि क्या कर सकती है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स 21 दिन तक, ठीक है। हमने 137 की बात करी कि आप
AOC4 किसको भेज दोगे? ROC को। अच्छा, अडॉप्टेड नहीं भी हुए क्या तब भी भेज दोगे? द आंसर इज यस। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, रूल 3 ऑफ कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन XBRL रूल। कौन कौन सी कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XBRL में बनानी है? दोबारा, कौन कौन सी कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से फॉर्म में बनानी है? XBRL में। कौन कौन सी बनानी है? एवरी कंपनी जो लिस्टेड है, हर कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, हर कंपनी जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, हर कंपनी जिनको उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है इन अकॉर्डेंस विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन सारी कंपनीज को AOC4 फाइल नहीं करना, इनको कौन सा फॉर्म फाइल करना है? AOC4 XBRL। कौन सा करना है? AOC4 XBRL। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी सवाल आ जाता है, बच्चों को नहीं आता होता। कौन सी कंपनीज पर XBRL के कुल रूल्स लगते हैं, या कौन सी कंपनीज को XBRL के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनानी है? हर कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसकी सब्सिडरीज है, उसके बाद हर कंपनी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर, हर कंपनी टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और हर कंपनी जिसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू है। वो फर्दर बोल रहे हैं NBFC, हाउसिंग फाइनेंस एंड द कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आर एग्जम्प्टेड। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFCs एंड ऐसी कंपनीज जो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में है, उससे XBRL फॉलो करना नहीं है। तो यहां तक NFRA का जितना मैंने कराया बस आप उतना ही कर लेना, ठीक है। तो यहां तक मेरे बच्चे हमारा जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स कंप्लीट हो जाता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑडिट से। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑडिट से। आई होप रजे आपको अकाउंट्स बहुत बेहतर तरीके से समझ आया हो। हाँ जी बच्चे, तो अब जो है हम अपने ऑडिटर्स के टुवर्ड्स चल रहे हैं। अकाउंट्स हमारा कंप्लीट हो गया था, फिर उसके बाद 139 से लेकर 148 ऑडिट की बात करता है, ठीक है। जब हम 139 पे चलते हैं रजे, 139 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में सेक्शन 139 में काफी सारी चीजें हैं। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर, गवर्नमेंट में सब्सिक्वेंट ऑडिटर, नॉन गवर्नमेंट में सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी आ गई तो क्या होगा? मतलब 139 अपने आप में ही काफी बड़ा मेरे बच्चे सेक्शन है। अब वो क्या कह रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। एक नॉर्मल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अगर उसकी हम बात करें तो उसमें ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? लॉ मेकर कह रहा है कंपनी बन गए 30 दिन हुए तो बोर्ड को बोल, बोर्ड अपॉइंट करेगा। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। अगर बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाता तो बोर्ड मेंबर को इन्फॉर्म करेगा और मेंबर 90 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। कहां अपॉइंट करेंगे? EGM में, क्योंकि AGM तो हो ही नहीं पाएगी। AGM में जो सबसे पहला बिजनेस होता है वही होता है टू अडॉप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट कब करोगे? जब वो ऑडिटेड होंगी। ऑडिटेड करने के लिए क्या ऑडिट जरूरी है? यस। अब ऑडिटर ही तो अपॉइंट कर रहे हैं तो AGM में कैसे कर सकते हैं? इसीलिए AGM में करेंगे, OR पास करके ऑडिटर जो है वो अपॉइंट होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर का क्या टेन्योर रहता है? होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल द shall hold office till the conclusion of first AGM। एक बार दोबारा, जब आप बात कर रहे हो ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर बाईपासिंग BR। बोर्ड अपॉइंट नहीं कर पाया तो अगले 90 दिन में, मतलब जब बोर्ड ने मेंबर को बता दिया उसके 90 दिन में मेंबर अपॉइंट करेगा EGM में बाईपासिंग OR। और कब तक का टेन्योर रहेगा इसका? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट मीटिंग। टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट मीटिंग। और अगर कंपनी गवर्नमेंट है तो पहली पावर किसके पास है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो पहली पावर हमने बोर्ड को दी थी, बट अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो पहली पावर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास है। वो कह रहा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है तो वो विद इन 60 डेज ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। वो नहीं कर पाता तो बोर्ड करेगा अगले 30 दिन में, और अगर बोर्ड नहीं कर पाता तो मेंबर करेगा अगले 60 दिन में। कहां पे? EGM में बाईपासिंग OR। टेन्योर क्या रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM।
एक बार दोबारा, फर्स्ट ऑडिटर की जब आप बात करते हैं, फर्स्ट ऑडिटर एक तो हो सकती है गवर्नमेंट कंपनी और एक होगी रजी नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 30 + 90 डेज है, गवर्नमेंट में 60 दिन में C&AG करेगा, नहीं कर पाया 30 दिन में बोर्ड करेगा, वो नहीं कर पाया अगले 60 दिन में कौन करेगा मेरे बच्चे, मेंबर्स। कहां करेंगे, EGM में। क्या पास करेंगे रजे, OR। अब उसके बाद वो कह रहा अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। देखो, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब खत्म हो जाएगा, फ्रॉम टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। मतलब जैसे ही फर्स्ट AGM खत्म होगी, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर खत्म। अब हमें दूसरा ऑडिटर चाहिए फॉर सब्सिक्वेंट टर्म्स। तो लॉ मेकर कह रहा है देख, जो तेरा फर्स्ट ऑडिटर होगा उसका टेन्योर कब खत्म हो जाएगा, फर्स्ट AGM पे। अच्छा, कोई ऑडिटर कोई भी हो सकता है, या तो अकेला प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक फर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तू फर्स्ट AGM पे अपना सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर ले, क्योंकि तेरी फर्स्ट AGM पे फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर तो वैसे ही खत्म होने वाला है, तो तेरे को आगे के लिए नया ऑडिटर चाहिए, तो तू अपनी फर्स्ट AGM पे सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कर ले। मतलब मैम अगर आप देखो, फर्स्ट ऑडिटर EGM में अपॉइंट होगा, बट उसके बाद ऑडिटर AGM में अपॉइंट होगा। यस, जो मेरे बच्चे ये कब तक होल्ड ऑफिस करेगा, शेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। अब ये होते 5 साल है, बट मेरे बच्चे आप लिखकर ऐसे आएंगे, होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ सब्सिक्वेंट AGM। दोबारा, सॉरी, टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। कब से होल्ड करेगा, फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। मतलब मैम आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑडिटर का मोटा मोटा टेन्योर 1 साल का रहेगा और सब्सिक्वेंट ऑडिटर का मोटा मोटा 5 साल का रहेगा। बिल्कुल, प्रोवाइडेड ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से पहले आपको उसकी कंसेंट और उसकी सर्टिफिकेट ले लेनी है दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। 15 डेज के अंदर अंदर वो आपको बताएगा इन द फॉर्म ADT 1 दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। और अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का है मेरे बच्चे, तो कौन अपॉइंट करेगा, C&AG विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो होल्ड करके रखेगा AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ, होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM। कब तक होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM। मैम एक बार ये रिवाइज कराओ। देखो, फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी 30 दिन के अंदर बोर्ड करेगा, नहीं कर पाया 90 दिन के अंदर मेंबर करेगा, EGM में करेगा। कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। फिर फर्स्ट AGM पे सब्सिक्वेंट अपॉइंट होगा, वो कब तक होल्ड ऑफिस करेगा, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। गवर्नमेंट कंपनी है, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, C&AG। कितने दिनों में, 60 दिनों में। नहीं कर पाया तो बोर्ड करेगा, कितने दिनों में, 30 दिनों में। बोर्ड नहीं कर पाए, मेंबर्स करेंगे, कितने दिनों में, 60 दिनों में। कहां पे करेंगे, EGM बाय पासिंग OR। अच्छा, फिर उसका टेन्योर भी कब तक होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। फिर जब सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा, C&AG। कितने टाइम में, जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसके 180 दिन, और वो कब तक होल्ड करके रखेगा, अगली AGM की कंक्लूजन तक। कब तक होल्ड करके रखेगा, अगली AGM की कंक्लूजन तक। ये मेरे बच्चे हम लोगों ने यहां तक बताया। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कि ऑडिटर जो है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, एंड उसके लिए ऑडिटर की रोटेशन बहुत जरूरी है। मैंने बोला रोटेशन का मतलब कि रोटेशन लगेगा किस पे, कहता है एक लिस्टेड कंपनी पे रोटेशन लगेगा, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, एक प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या ऐसी कंपनी जिसकी बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। उन सब पर क्या लग जाएगा, रोटेशन। स्मॉल कंपनी, OPC कंपनी, इन पर रोटेशन लगेगा नहीं, irrespective of paid up capital, irrespective of anything। दोबारा, रोटेशन कौन सी कंपनी पे लगेगा, एक लिस्टेड कंपनी पे, एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, या कोई भी कंपनी जिसकी बोरिंग फ्रॉम बैंक 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब मैम रोटेशन का मतलब क्या है, रोटेशन का मतलब कह रहे कि अगर आपने एक इंडिविजुअल पर्सन को स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया है तो उसके पास
पास मैक्सिमम एक टर्म है 5 साल की, मतलब आप उसे रीअपॉइंट कर नहीं सकते हो। अगर आपकी कंपनी पे रोटेशन लगता है और आपने एक फर्म को ना बना करके ऑडिटर एक पर्सन को स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया है, तो उस पर्सन का जो मैक्सिमम टेन्योर होगा वो एक टर्म का होगा, वो भी 5 इयर्स का। उसके बाद आप उसे रीअपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर फर्म है तो फर्म के पास होते हैं 2 टेन्योर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब 2 टर्म्स। मतलब अगर मैंने फर्म को अपना ऑडिटर बनाया है, एक टर्म उसकी कंप्लीट हो गई 5 साल की, तो अब मैं उसे दूसरी टर्म के लिए रीअपॉइंट कर सकती हूं। मतलब मैम आप ये कहना चाहते हो कि अगर कंपनी पे रोटेशन लगता है, अगर कंपनी पे रोटेशन लगता है तो बहुत सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल अपॉइंट किया है तो उसकी एक टर्म होगी 5 इयर्स की, और अगर उसने फर्म अपॉइंट की है तो उसकी 2 टर्म्स होंगी 5 ईयर की। द आंसर इज यस। अब आगे चलते हैं। उसके बाद वो कह रहा है जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद कूलिंग पीरियड होगा 5 साल का, कि एक इंडिविजुअल का 5 साल का टेन्योर खत्म हुआ, मतलब एक टर्म खत्म हुई, फर्म की 2 टर्म खत्म हुई। उसके बाद वो 5 साल तक कंपनी से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं रह सकती। क्या मैं 5 साल बाद उसको दोबारा अपॉइंट कर सकती हूँ? यस, आप उसको दोबारा अपॉइंट कर सकते हो। तो सेक्शन 139 किसका था? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का। सेक्शन 140 किसका है? रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। ये स्पेशल नोटिस रजे हमने जर्नल मीटिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लॉ मेकर कहते हैं अगर ऑडिटर को रिमूव करना है तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, उसके बाद आरडी की अप्रूवल लो, एंड उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। मतलब अगर आपको ऑडिटर को रिमूव करना है तो वो इजी प्रोसेस नहीं है, हमने उस प्रोसेस को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया सो दैट ऐसा ना हो कि अगर ऑडिटर आपकी गलती पॉइंट आउट कर रहा है तो आप उस ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो। हमने क्या बोला? ऑडिटर की रिमूवल के लिए बीआर पास होगा, बीआर के बाद आप आरडी की अप्रूवल लोगे यानी रीजनल डायरेक्टर की, एंड उसके बाद पास होगा एसआर। उसके बाद क्या पास होगा रजी? एसआर। बीआर के 30 दिन के अंदर अंदर आरडी की अप्रूवल ली जाएगी इन द फॉर्म एडीटी 2। अच्छा, आरडी जितना टाइम लेगा अप्रूवल लेने के लिए उतना देगा। उसके बाद जैसी अप्रूवल आ गई तो 60 दिन में क्या पास हो जाएगा? एसआर। 60 दिन में क्या पास हो जाएगा? एसआर। दोबारा से जब आप रिमूवल की बात करते हो तो बीआर पास होगा, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आरडी की अप्रूवल के लिए हम एप्लीकेशन डालेंगे एडीटी 2 में, और जब हमने एडीटी 2 में एप्लीकेशन डाल दी, जब आरडी की एप्लीकेशन आ गई, एक्सेप्ट कर ली, अच्छा कितने टाइम में करेगा ये नहीं दे रखा, तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर हम क्या पास कर लेंगे रजे? एसआर। अगर उसने कह रहा ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 दिन के अंदर अंदर वो ये बात कंपनी को और वो ये बात C&AG को बता देगा। सीधी सी बात, अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो 30 दिन के अंदर ADT 3 में वो बात कंपनी को और C&AG को और ROC को बता देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 141 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो डील करता है क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कब आप ऑडिटर बन नहीं सकते हो। लॉ मेकर कह रहा है भाई देख, तुम अगर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या तुम्हारी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है तो यू आर एलिजिबल, यू आर वट रजे? एलिजिबल। देखो, पर्सन शेल बी एलिजिबल एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अगर वो फर्म है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो हैं वो सीए हैं प्लस में प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है। अच्छा, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, क्या मैं ऑडिटर बन सकती हूँ? यस। मेरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आर सीए एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, तो क्या मैं भी एक कंपनी की स्टैट ऑडिट बन सकती हूँ? द आंसर इज यस। अब वो क्या कह रहा है? साइन कौन करेगा? मेरे बच्चे साइन करेगा वो वाला पार्टनर, फर्म की बिहाफ पे वो वाला पार्टनर साइन करेगा जो कि क्वालिफाइड है, जो कि क्या है? क्वालिफाइड। अब सवाल आता है डिस्क्वालिफिकेशन, हु ऑल द पर्संस आर डिस्क्वालिफाइड। तो लॉ मेकर कह रहे हैं अ बॉडी कॉर्पोरेट other than LLP is disqualified. A body corporate cannot become the auditor of the company, but LLP can become auditor of the company. एक ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का कोई ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता। एक ऐसा पर्सन जो कि
एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का पार्टनर है, ऑफिसर का एम्प्लॉय है, ऑफिसर का पार्टनर है, वो भी ऑडिटर बन नहीं सकता। फिर से रिवाइज करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कौन कौन ऑडिटर बन नहीं सकता। एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर बन नहीं सकती, लेकिन एक एलएलपी ऑडिटर बन सकती है। एक कंपनी का ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिटर बन नहीं सकता। ऑफिसर का एम्प्लॉय, ऑफिसर का पार्टनर नहीं बन सकता ऑडिटर। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का पार्टनर ऑफिस नहीं बन सकता ऑडिटर। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा पर्सन, या तो वो खुद, या तो उसका रिलेटिव, या तो उसका पार्टनर। एक बार दोबारा, एक ऐसा पर्सन, या तो वो खुद, या तो उसका रिलेटिव, या तो उसका पार्टनर कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी होल्ड करता है, या कंपनी में किसी भी तरीके से उसने डेट ले रखा है, या फिर कंपनी को अगर उसने किसी भी तरीके से गारंटी दी है तो वो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन ध्यान से समझो, आप कंपनी से लोन ले सकते हो 5 लाख तक का, कोई दिक्कत नहीं है। आप गारंटी दे सकते हो 1 लाख तक की, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रिलेटिव ने सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है 1 लाख की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोबारा समझिए, मान लो मैं हूं, मैंने या मेरे रिलेटिव ने या मेरे पार्टनर ने, अगर मान लो मेरे पार्टनर ने भी सिक्योरिटी होल्ड की है तो भी मैं डिस्क्वालिफाइड हूं, यस। मेरे पार्टनर ने भी 1 लाख से ज्यादा की गारंटी दी है तो भी मैं डिस्क्वालिफाइड हूं, यस। मेरे रिलेटिव ने 5 लाख से ज्यादा का लोन ले रखा है तो भी मैं डिस्क्वालिफाइड हूं, यस। मतलब मैं अपनी वजह से डिस्क्वालिफाइड हुई, बट मैं अपने रिलेटिव और अपने पार्टनर की वजह से भी डिस्क्वालिफाइड हूं, कि या तो मैं, या तो मेरा रिलेटिव, या तो पार्टनर सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं कैश में, तो मैं डिस्क्वालिफाइड हूं। लेकिन रिलेटिव अगर 1 लाख तक कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं, मेरा रिलेटिव, मेरा पार्टनर, हम लोगों ने गारंटी दे रखी है कैश को 1 लाख से ज्यादा की, तो भी मैं डिस्क्वालिफाइड हूं। मैंने या मेरे रिलेटिव ने या मेरे पार्टनर ने लोन ले रखा है कैश से 5 लाख से ज्यादा तक का, तो भी मैं क्या हूं, डिस्क्वालिफाइड। बस ये ना याद रखना, 5 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ये वैल्यूज याद रखना, बिकॉज बहुत बार आपको इन वैल्यूज में घुमा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा फर्म जिसका कंपनी के साथ या कैश के साथ क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप, जिसका कंपनी और कैश के साथ क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप। एक ऐसा पर्सन जिसका जो रिलेटिव है वो डायरेक्टर है या वो केएमपी है। एक ऐसा पर्सन हु इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट और इन्वॉल्विंग फ्रॉड, और अभी तक अ पीरियड ऑफ 10 years हैज नॉट बीन इलाप्स्ड। उसके बाद एक ऐसा पर्सन जो सेक्शन 144 वाली सर्विस देता है। सेक्शन 144 है ही ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस, तो अगर आप वो वाली सर्विस दे रहे हो तो आप डिस्क्वालिफाइड तो हो ही। कोई कंपनी, कोई फर्म जिसके पास ऑलरेडी अभी 20 कंपनी से ज्यादा का क्या है, ऑडिट, तो इन सारे केसेस में क्या हो आप, डिस्क्वालिफाइड। क्या हो आप, डिस्क्वालिफाइड। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, देखो मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं अदर देन एलएलपी, ऑफिसर एम्प्लॉय मेरा ऑडिटर नहीं हो सकता, ऑफिसर का ऑफिसर का एम्प्लॉय, ऑफिसर का पार्टनर, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय का पार्टनर। ठीक है, उसके बाद मैं, मेरा पार्टनर या मेरा रिलेटिव या तो सिक्योरिटी होल्ड करते हैं, या तो गारंटी दे रखी है, या तो लोन ले रखा है। लोन ले रखा है 5 लाख तक का, कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी दे रखी है 1 लाख तक की, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी होल्ड कर रखे है रिलेटिव ने 1 लाख तक की, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा उस फर्म के साथ क्या है मेरे बच्चे, मेरा उस कंपनी के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है। मेरा जो रिलेटिव है उस कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी है, राइट। मैं जो है, मेरे को कन्विक्टेड बाय कोर्ट हूं फॉर फ्रॉड, और अभी तक 10 साल नहीं हुए। मेरे पास इंडिविजुअली ऑलरेडी 20 कंपनीज का ऑडिट है, मैं वो सर्विस दे रही हूँ जो 144 में मेंशन्ड है। तो मेरे बच्चे मैं क्या हूं, डिस्क्वालिफाइड। मैं क्या हूं, डिस्क्वालिफाइड। अगर मान लो ऑडिटर बनने के बाद कोई इंसान 141 में आता है तो उसको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेट। उसको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेट। और इसी चीज को क्या बोला जाता है रजे, कैजुअल वैकेंसी। इसी चीज को क्या बोला जाता है, कैजुअल वैकेंसी। अब लॉ मेकर कह रहा है कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट में आई है या नॉन गवर्नमेंट में आई है, ये देख ले। क्योंकि अगर कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी में आई है तो C&AG फिल करेगा रजे 30 दिन के अंदर, और अगर CAG नहीं फिल कर पाया तो अगले 30 दिन में बोर्ड करेगा। बहुत सिंपल सी बात। अगर जो तेरी कंपनी है, मान ले वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, और तेरी कंपनी में कैजुअल वैकेंसी आई है तो C&AG फिल करेगा 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर C&AG फिल नहीं कर पाया तो बोर्ड करेगा रजे अगले 30 दिन के अंदर। और अगर तेरी कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड फिल करेगा 30 दिन के अंदर।
लेकिन अगर वो कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन से आई है, मतलब हो सकता है कि तेरी कंपनी गलत कर रही हो और दुखी हो कि ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया हो। नॉर्मल इन एवरी सिनेरियो कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होगी? 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड फिल करेगा। लेकिन अगर वो कैजुअल वैकेंसी आई है ड्यू टू रेजिग्नेशन, तो वो कैसे फिल होगी? बोर्ड करेगा 30 दिन के अंदर अपॉइंट, और उसके बाद उसको क्या करवाना है? अप्रूव करवाना है इन जर्नल मीटिंग विद इन 3 months ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। मतलब जब बोर्ड ने रिकमेंड किया उसके 3 months के अंदर अंदर आपको उसको क्या कराना है मेरे बच्चे? अप्रूव। उसके बाद रेजिग्नेशन से किया तो देखो जर्नल मीटिंग में ओआर होने चाहिए विद इन 3 months फ्रॉम रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, और एनी अदर रीजन है तो बोर्ड 30 डेज में कैजुअल वैकेंसी क्या कर लेगा? फिल। उसके बाद सेक्शन 142 रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, वो कह रहा है कि बोर्ड ही तय करेगा कि रेम्यूनरेशन, सॉरी सुनना ध्यान से, रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर जर्नल मीटिंग में ही तय हो जाएगा कि ऑडिटर की रेम्यूनरेशन क्या होगी। बिकॉज जब आप ऑडिटर को अपॉइंट करोगे एजीएम में तो उसकी रेम्यूनरेशन भी देख लोगे, बट बिकॉज फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, तो फर्स्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन बोर्ड चाहे तो तय कर सकता है। यूजुअली रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होगी ऑडिटर की? इन जर्नल मीटिंग। देखो द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर शेल बी फिक्स्ड इन द जर्नल मीटिंग, बट प्रोवाइडेड अगर बोर्ड चाहे तो फर्स्ट ऑडिटर जो बोर्ड ने अपॉइंट किया था उसकी रेम्यूनरेशन खुद से फिक्स कर सकता है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई देखो सीधी सी बात है, जो भी ऑडिटर रेम्यूनरेशन को ऑडिटर को रेम्यूनरेशन दी जाएगी वो सारे खर्चों की इंक्लूडेड दी जाएगी। वो सारे खर्चों की क्या दी जाएगी? इंक्लूडेड। देखो रेम्यूनरेशन शेल इंक्लूड द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ऑडिटर इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द कंपनी। मतलब मैं कंपनी का ऑडिटर हूं तो मुझे जो रेम्यूनरेशन मिल रही है उसमें वो सारे खर्चे कवर्ड हैं जो मुझे इस कंपनी की ऑडिट के लिए करने हैं। लेकिन अगर मैं किसी और प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को कोई और सर्विस दे रही हूं तो उसकी जो रेम्यूनरेशन है वो मेरी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, आइए 144 ऑडिटर टू नॉट रेंडर सर्टेन सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे कि ऑडिटर कंपनी को, उसकी सब्सिडरी को, उसकी होल्डिंग को इनमें से कोई भी सर्विसेज दे नहीं सकता है। प्रोहिबिटेड सर्विसेज बोल सकते हैं कि ना तो अगर आप कंपनी के ऑडिटर हो या अगर आपको कंपनी के ऑडिटर बनना है तो ना तो आप कंपनी को ये सर्विस दे सकते हैं, ना कंपनी की होल्डिंग को ये सर्विस दे सकते हैं, ना कंपनी की एसोसिएट को सर्विस दे सकते हैं, ना कंपनी की सब्सिडरी को सर्विसेज दे सकते। कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते मेरे बच्चे? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इंफॉर्मेशन, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एनी अदर सर्विसेज। ये याद करो, ये 8 सर्विसेज की लिस्ट है। ये ऑडिटर के लिए प्रोहिबिटेड सर्विसेज है। बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, आउटसोर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम और एनी अदर सर्विस। एक बार दोबारा, कौन कौन सी ऐसी सर्विस हैं जो एक ऑडिटर कैश को नहीं दे सकता? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंट्रोल। ठीक है, उसके बाद इंटरनल ऑडिट हो गया ना, इन्वेस्टमेंट सर्विस हो गया, मैनेजमेंट सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये याद कर जाना, ये ऑडिटर कैश को दे नहीं सकता है। उसके बाद 145 सेक्शन 145 बहुत सिंपल है। ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी पड़ेगी। द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी शेल साइन द ऑडिट रिपोर्ट। अगर उसे ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी लगता है कि गलत है तो क्या वो भी मेंशन करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। कोई भी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे अगर हैं जिनका कंपनी पे एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है तो वो मेरे बच्चे ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन होगा और वो बात जर्नल मीटिंग में पढ़कर भी सुनाई जाएगी। देखो क्या लिखा है, एनी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी मेंशन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट शेल बी रेड एट द जर्नल मीटिंग एंड ऑल्सो इट शेल बी केप्ट ओपन फॉर द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए भी क्या रखा जाएगा? उस चीज को ओपन। सेक्शन 146 ऑडिटर टू
अटेंड जर्नल मीटिंग, और ऑडिटर को जर्नल मीटिंग की सारी नोटिस और सारी कम्युनिकेशन जाएगी। अब एक सवाल आता है, क्या ऑडिटर को जर्नल मीटिंग अटेंड करना मैंडेटरी है? द आंसर इज यस। लेकिन अगर वो नहीं आ सकता तो वो अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, प्रोवाइडेड उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव भी कौन होना चाहिए? हु इज क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर, मतलब हु इज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपने ट्रेनी को या जो इंसान अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना उसे मेरे बच्चे आप ऑडिट करने या जर्नल मीटिंग अटेंड करने भेज नहीं सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर टू अटेंड जर्नल मीटिंग ऑफ एनी जर्नल मीटिंग शेल बी फॉरवर्ड टू द ऑडिटर एंड ऑडिटर शेल अनलेस अदरवाइज एग्जम्प्टेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी ने एग्जाम नहीं किया, अटेंड द जर्नल मीटिंग या तो खुद से या तो थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शेल आल्सो बी क्वालिफाइड एज ऑडिटर एंड हैव राइट टू बी हर्ड ऑन द बिजनेस व्हिच कंसर्न्स हिम एज ऑडिटर। 147 पनिशमेंट्स है, जस्ट गो थ्रू वंस, उसके बाद पनिशमेंट्स में हम इतना ज्यादा नहीं करना। सेक्शन 143, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। इट डील्स विद व्हाट रजे? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो यहाँ पे कह रहा है पावर्स जो होती है वो ऑप्शनल नेचर होती है और जो ड्यूटीज होती है वो मैंडेटरी इन नेचर होती है। अब ऑडिटर के पास क्या पावर है मेरे बच्चे कि वो कभी भी उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है जो या तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखी हैं या कहीं और रखी हैं, और अगर वो ये बोलता है तो बाकी सारे इंप्लॉयज के लिए इट इज नेसेसरी कि आप उसे जो असिस्टेंस है वो दो। सिंपल सी बात देखिए, ऑडिटर शेल बी एंटाइटल्ड to require from officer of the company such information as he considered necessary for performance his duty। मतलब ऑडिटर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन है या कहीं और मेंटेन है, और अगर आप कंपनी के ऑफिसर हो और आप उस चीज से रिलेटेड हो तो मेरे बच्चे आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा? असिस्टेंस देना पड़ेगा। अब आता है ड्यूटीज क्या है। अब क्या आता है रजे? ड्यूटीज क्या है? वो कह रहा है कंपनी के ऑडिटर की क्या ड्यूटीज है। वो आप ये देखो कि कंपनी लोन और एडवांसेस जो दे रही है वो सही से दे रही है या नहीं, उसके अगेंस्ट प्रॉपर सिक्योरिटी ले रही है या नहीं, जो ट्रांजैक्शंस कंपनी कर रही है क्या वो ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस है, मतलब वो फेक एंट्री है। आप ये देखो जो कंपनी की शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी ने वो बहुत लो प्राइस पर सेल कर दिए। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी ने किए तो चलेगा, बट एक नॉर्मल कंपनी ने अगर अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को लेस प्राइस पे सेल किया है तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। आप ये देखो जो कंपनी लोन एंड एडवांस दे रही है कहीं उसको एज डिपॉजिट्स तो नहीं मान रही, कंपनी अपने पर्सनल एक्सपेंस जो है कहीं रेवेन्यू अकाउंट से तो चार्ज नहीं कर रही, सिक्योरिटीज जो कंपनी ने सेल की थी उसके बदले उसको कैश मिल गया है या नहीं मिल गया, ये सब चीजें देखना क्या है रजे? ऑडिटर की ड्यूटी। ये सब चीजें देखना क्या है? ऑडिटर की ड्यूटी। पावर क्या है? टू चेक ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। आइए फटाफट से ड्यूटी क्या है मेरे बच्चे कि कंपनी ने जो लोन एडवांसेस दिए उसके अगेंस्ट प्रॉपर सिक्योरिटी ली है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कंपनी ने फेक एंट्रीज की हैं, ऐसा तो नहीं है कंपनी ने अपनी जो सिक्योरिटीज है वो लेसर प्राइस पे बेच दी है। जो कंपनी ने लोन एडवांस दिए हैं ऐसा तो नहीं कंपनी ने उनको डिपॉजिट दिखा दिया, पर्सनल एक्सपेंसेस रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज कर दिए। कंपनी ने सिक्योरिटी बेची तो थी बट आज तक पैसा आया ही नहीं। ये सब क्या है रजे? ऑडिटर की ड्यूटीज। आइए ये सब क्या है मेरे बच्चे? ऑडिटर की ड्यूटीज। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके कंसेप्ट आता है रजे दैट इज ऑफ सप्लीमेंट्री ऑडिट। एक कंसेप्ट आता है सप्लीमेंट्री ऑडिट, वो शायद यहां पे नहीं है, हम एक बार अपने मॉड्यूल पे चलते हैं और वो कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। आ जाइए रजे, ठीक है। ऑडिट एंड ऑडिटर की इस वन शॉट में रजे सब कुछ कवर है, जो जो चीजें आपको चाहिए सब इसमें इंक्लूडेड है। आप ये अगर वन शॉट देख लोगे तो आपकी अच्छी खासी जो रिवीजन है मेरे बच्चे वो बहुत इजीली मतलब बहुत आराम से हो जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स में, तो हमने वो डाउट जो है वो दूर कर दिया। आइए ये हो गया था। आइए उसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री ऑडिट का योगा, पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब लॉ मेकर क्या कह रहा है सुनना ध्यान से, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी
or any other company owned or controlled by the government or partially by the government, the controller and auditor general of India appoint करेगा auditor को, इतना हमें पता है, and direct such auditor the manner in which the accounts of the company are required to be audited. ठीक है, और वो जो ऑडिटर है वो क्या रिपोर्ट बना के भी C&AG को देगा, यस और नो? बिल्कुल। अब मेरे बच्चे यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर C&AG को लगता है कि उस ऑडिट रिपोर्ट पे कुछ कमेंट करना चाहिए या कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए, तो मेरे बच्चे वो 60 दिन के अंदर अंदर क्या करा सकती है? देखिए, द C&AG शैल हैव अ राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट। C&AG के पास राइट है कि वो क्या करा सकती है? सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड कमेंट अपॉन सच सप्लीमेंट्री ऑडिट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। दोबारा वो क्या कह रहा है कि अगर C&AG को लगता है कि उसको क्या करवाना है? सप्लीमेंट्री ऑडिट, तो वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी का एंड कमेंट अपॉन और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। जब उसे ऑडिट रिपोर्ट आई उसके 60 days में वो उस पर क्या कर सकती है? कमेंट। वो उस पर क्या कर सकती है? कमेंट। इसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट। एनी कमेंट्स गिवन बाय C&AG or supplement the audit report shall be sent by the company to the every person entitled to copies of the audited financial statement। वो कह रहा है कि अगर C&AG ने कोई भी कमेंट किया है उस पे या कोई भी सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट किया है, तो आप एक बार तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दे ही चुके हो शेयर होल्डर्स को, और अगर C&AG ने कमेंट किया है तो वो भी क्या आप अपने सारे शेयर होल्डर्स को दोगे एंड shall also be placed before the AGM at the same time and in the same manner as the audit report. The C&AG may by order cause test audit to be conducted of the accounts of the company covered under 139 and the provision of section Controller Auditor General of India। मेरे बच्चे वो क्या करवा सकती है? टेस्ट ऑडिट भी करवा सकती है। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे ऑडिटर्स के सेक्शन थे। एक बार फटाफट से याद कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 139 रजे, सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। दोबारा, सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सेक्शन नंबर 140, दोबारा, सेक्शन नंबर 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। सेक्शन नंबर 141 क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन। सेक्शन नंबर 142 रेम्यूनरेशन। सेक्शन नंबर 143 powers and duties। section number 144 auditor not to render certain service। section number 145 auditor to sign audit report। 146 auditor to attend journal meeting। अब एक कंसेप्ट आता है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, इसे यूजुअली कारो रूल्स भी बोला जाता है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। ये क्या बोल रहा है कि देखो, कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनीज एंड सर्टेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ठीक है, ये बोलता है कि भाई देखो, कंपनी जो है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगी और उसमें काफी सारी चीजें जो है बताएंगी। मतलब कारो इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर। कारो किसके बारे में? डिस्क्लोजर के बारे में। ठीक है, कारो विल नॉट बी अप्लाइड इन रिस्पेक्ट टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन CFS। ये बात बोलता है, देखो, द ऑर्डर 2020 इलेबोरेटेड ऑन ऑल द मैटर्स विच आर टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। द फॉलोइंग डिटेल्स आर टू बी डिस्क्राइब्ड वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स और फुल डिस्क्लोजर। उसके बाद मेरे बच्चे, डिटेल्स ऑफ द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी, अगर कोई चल रही है तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न्स ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी देखेंगे, डिटेल्स ऑफ पेमेंट पर्टेनिंग टू द अनडिस्प्यूट स्टैट्यूटरी ड्यूज देखेंगे, डिटेल्स ऑफ एनी डिफॉल्ट डन बाय द कंपनी, ये सब चीजें देखेंगे। मतलब क्या है, हर कंपनी की ये सारी चीजें ऑडिट करते टाइम देखी जाएंगी। अच्छा, कारो कौन कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी एंड सर्टेन प्राइवेट कंपनीज। ये बोलता है हर ऑडिट रिपोर्ट में ये कुछ मैटर्स हैं जो होने ही चाहिए। बेसिकली क्या बोलता है कि हर ऑडिट रिपोर्ट में देयर आर सर्टेन मैटर्स विच नीड टू बी इंक्लूडेड एंड द मैटर्स लाइक डिटेल एंड सिचुएशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग तो नहीं चल रही है, कंपनी ने टैक्स कितना भरा है, उसके बाद कंपनी ने फ्रॉड तो नहीं किया, ये सब चीजें। उसके बाद रजे
हम आगे चलते हैं कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में हमने एक बात, इंटरनल ऑडिट तो आगे कवर होगा, कॉस्ट ऑडिट में रजे हम लोगों ने एक बहुत छोटी सी बात पढ़ी थी कि क्या, देखो कुछ कंपनीज होती हैं जो एलिजिबल सर्विसेज देती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एलिजिबल सर्विस नहीं देती। हर कंपनी को ऑडिट, हर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना है, हर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना है। अगर आपकी जो टर्नओवर है पिछले साल की वो 35 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको कॉस्ट ऑडिट की जो बुक्स है वो मेंटेन करने हैं। और कॉस्ट ऑडिट कराना है या नहीं ये किस पे डिपेंड करता है कि आप रेगुलेटेड सेक्टर में हो या आप अनरेगुलेटेड सेक्टर में हो। सेक्शन 139 बात करता है इंटरनल ऑडिट। वो कह रहे हैं इंटरनल ऑडिट कौन कौन सी कंपनी को कराना है, हर लिस्टेड कंपनी को कराना है, हर पब्लिक कंपनी को जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसकी टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसके आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या जिसके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ या उससे ज्यादा है। सेम वाली हर प्राइवेट कंपनी जिसकी टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है और जिसके आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस कंपनी को क्या करवाना है, इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर वो कह रहा है कोई भी हो सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है और सच अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। क्या कंपनी का जो इंप्लॉय है वो भी इंटरनल ऑडिटर हो सकता है? द आंसर इज बिल्कुल। एक बार याद करते हैं सेक्शन 139 वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कोई भी अदर प्रोफेशनल को हो सकता है मेरे बच्चे इंटरनल ऑडिटर। क्या हो सकता है? इंटरनल ऑडिटर। तो रजे यहां पे अभी तक हमारा जितना भी ऑडिटर्स का आपको एग्जाम में हेल्प होगा उतना मेरे बच्चे ऑडिटर्स हम लोगों ने यहां तक किया है, राइट। प्रॉपर सारे सेक्शन हमने ऑडिटर एंड अकाउंट्स के कवर किए हैं। आई होप आपको सब समझ आया हो। आपको कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल श्योरली रीच आउट टू यू। फटाफट से क्विक रिवीजन के लिए ये वन शॉट मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और बाकी डिटेल तो हमने क्लास में की है, बट लास्ट में मुझे क्या क्या याद रहना चाहिए वो इस वन शॉट के सहारे आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है रजे। थैंक यू सो 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 मच मेरे बच्चे। हैव अ ग्रेट ग्रेट डे हेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।